दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त अजीत सैनी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी एक थीम है, हमारा एक उद्देश्य है, वन लास्ट ट्राई, एक अंतिम कोशिश और देश के जितने भी ऐसे जाबाज लीडर हैं, देश के जितने भी ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और एक समाज में अपनी एक अलग छवि बनाई, उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है दोस्तों, जिससे आपको एक प्रेरणा मिले और आप जीवन में आगे बढ़ो। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे देश के जाबाज एक कैप्टन साहब जिन्होंने फौज के अंदर अपने जीवन का काफ़ी समय व्यतीत किया और फौज में कारगिल जैसे युद्ध लड़े हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे कैप्टन साहब आज हमारे चैनल पर पधार रहे हैं। मेरा सीना चौड़ा हो गया कि आज मेरे YouTube चैनल पर भारत के इतने बड़े जवान, इतने बड़े कैप्टन साहब जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, देश का नाम गौरवान्वित किया, तो ऐसे साहब आज हमारे चैनल पर पधार रहे हैं। तो मैं मिलवाना चाहूँगा मिस्टर बलजीत सिंह दहिया, हमारे कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब। अजीत बेटा, थैंक यू जो आपने हमारे को YouTube चैनल पर बुलाया है, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। देखो जी, ये होता है साहब, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जो बड़े रहे हैं, उनकी एक अलग छवि होती है, अलग उनके पास में प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। तो कैप्टन साहब, मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ कि आप जैसे मतलब गौरवान्वित लीडर के साथ में आज मुझे बैठने का मौका मिला, और आज आपकी स्टोरी के माध्यम से मैं पूरी जनता को कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो हिंदुस्तान जानना चाहता है कि भाई आप कैसे फ़ौज में भर्ती हुए, फ़ौज में जाना आपका उद्देश्य था या ऐसे मस्ती मस्ती में पढ़ाई में आप निकल गए, तो आप फ़ौज में गए कैसे? मेरे परिवार में हम सभी चारों भाई हम फौज में थे, तो मेरे को भी बचपन में ही ये लगन लग गई थी कि जाऊंगा तो फौज में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा नहीं तो। आपके मतलब परिवार में जो आपके दादा परदादा रहे हैं, ये सब आर्मी में थे? सब आर्मी में थे। यस। तो आपको अपने बड़ों से प्रेरणा मिली? बड़ों से प्रेरणा मिली, और फिर मेरे को फौज का बंदूक चलाने का शौक था। अब जाऊंगा तो मैं फौज में जाऊंगा। क्या बात है जी। देश के प्रति मेरे फादर भी माल अफसर होया करते उस टाइम, और लाहौर में, और सारा परिवार हमारा एजुकेटेड है। तो मैं फ़ौज में गया, फ़ौज में से फिर हम लड़ाई भी लड़ी हैं, और फ़ौज का बहुत बड़ा मतलब उग्रवाद का भी वो देखा है हमने। लंका में भी लड़ाई लड़ी है और कारगिल में भी लड़ाई लड़ी है। कारगिल की जो लड़ाई थी वो हमारे से ही स्टार्ट हुई थी, फौज जाट का हूँ मैं। और आप जाट रेजिमेंट से हो? यस। तो कैप्टन साहब, आपने कितने साल ड्यूटी करी फौज में? 32 साल नौकरी किया फौज में। 32 साल, और 32 साल की इस टाइम पीरियड में आपने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। क्या बात है। तो आज बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। 3 लड़ाइयाँ लड़ने का मतलब है एक ग्रेट एक्सपीरियंस आपके पास में है। और जितने भी नौजवान जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और जो आर्मी में भर्ती हो चुके हैं, वो भी आज आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जो सिविलियन है वो भी बहुत कुछ सीखेंगे कि यार एक आम आदमी कैसे मतलब 3 लड़ाइयाँ लड़ करके 32 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत कुछ जानने का आज हमें मौका मिलेगा। तो कैप्टन साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जो बॉर्डर में पे आपने लड़ाइयाँ लड़ी, वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने का अनुभव आपका कैसा रहा? देखो, कारगिल लड़ाई के अंदर हमारे से 100 गज ऊपर वे पाकिस्तानी थे, 100 गज नीचे हम थे। तो पहले तो नॉर्मल फायरिंग होता रहता था। वो तो उसके बाद में हमारे से बजरंग पोस्ट खाली करवा लिया गया। इंडिया की तरफ से मैसेज मिला कि इसको खाली कर दो। डैमी दीपक जलाने के लिए सौरभ कालिया कैप्टन साहब को भेजा। ओके। कैप्टन साहब ने 6 जवान अपने साथ नए यंग ले लिए, नॉर्मल हथियार लेके चले। वहाँ पर पाकिस्तान की एक रेजिमेंट बैठ गई थी पूरी, मतलब 10 आदमियों की जगह 100 आदमी बैठ गए थे तकरीबन। वो जैसे ही गए दीपक जलाने के लिए, तो उसको डैमी दीपक बोलते हैं, जिसको मोर्चे के अंदर जला दिया, और वो पूरी रात जलता रहेगा। तो ये सोचा भी पोजीशन में कोई आदमी है, मतलब दुश्मन को चकमा देने के लिए। चकमा देने के लिए, जिसको बोलते हैं ना चकमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चकमा देने के लिए लगाया। वो गए तो वहाँ वो कैद कर लिए। उसके बाद में फिर अमित भारद्वाज, कैप्टन अमित भारद्वाज साहब के साथ में एक टुकड़ी भेजी। जब ये 2 दिन तक नहीं आए, वापस आए, तो रैकी के लिए इसको भेजा, अब भाई उसको वो करो। जैसे ही अमित भारद्वाज साहब जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या था, एक बर्फ़ का एरिया है, कोई दरख्त नहीं है,
एक कीड़ी भी जैसे नज़र आती है ना सफ़ेद कपड़े पे, ऐसे मतलब वहाँ दूर से नज़र आता है। और वो हमारे से 100 गज ऊपर, हम नीचे पहाड़ी के ऊपर। तो जैसे ही वो हुआ तो कैप्टन अमित भारद्वाज साहब को गोली लग गई। वहाँ पर उनको गोली लगने के बाद में राजवीर हवलदार था, आदेश दिया भाई तू इसको फायरमैन ने करके पीछे ले ले। जैसे ही उसने लाया तो राजवीर का भी गोली लग गई। फिर वहाँ से मतलब जवान एकदम ऑफलेस हो गए, भाई ये क्या हुआ। अचानक फायर आया था, पहले लड़ाई डिक्लेयर नहीं हुआ था उस टाइम तक। उस टाइम फिर हमारे 20-25 आदमी जख्मी हो गए, 2 डेड बॉडी हो गई, जो सौरभ कालिया के साथ 6 पकड़ लिए फौज 8 रेजिमेंट के। फिर हमारे ब्रिगेड में मतलब ये कुछ आदमी 9 पंजाब की साइड में ऊपर घातक टीम बोलते हैं जिसको, दौड़ वाली पिट्ठू लगा के हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ कुछ पाकिस्तान के आदमी भेड़ वगैरह चरा रहे थे। उन्होंने आकर के नीचे रिपोर्ट दिया ब्रिगेड में कि साहब ऐसे ऐसे वहाँ तो पाकिस्तानी आए हुए हैं। फिर ये बाद में लड़ाई डिक्लेयर हुआ था। और मैं लड़ाई का बिल्कुल तजर्बा बताता हूँ भाई। हमारी भी पिंडी कापी थी उस टाइम में, कहा भाई मरेंगे, बालक छोटे छोटे हैं, लेकिन हमने हौसला रखा, भगवान को याद रखा और बिल्कुल हौसले के साथ लड़ाई लड़ी है। हमारे अफसर भी बहुत काबिल अफसर थे, जवान हमारे इतने बहादुर हैं कि एक से एक आला। और हम लड़ाई के अंदर मोटिवेशन करते, क्या तू थक गया, जाट है तू, अपने आप को ये लिख ले। कौमी रेजिमेंट का बहुत बेनिफिट है। और हमारी नागा रेजिमेंट है, 2 फर्स्ट नागा सेकंड नागा, ये हमारे साथ में थी। इंडिया के अंदर 2 ही नागा रेजिमेंट हैं। तो फिर हमारे को मतलब जैसे हथियार, मेरा अन्वेषण ख़त्म हो गया था, एलपी के अंदर था मैं। तो मैं बोला माँ साहब मेरा अन्वेषण ख़त्म हो गया। अमित भारद्वाज साहब मेरा अन्वेषण लेकर आए, अब भाई लेके आ रहा हूँ मैं। फिर मेरे को बोला टॉर्च वो मारो, किधर बैठे हो आप, मोर्चा में थे हम। तो वो लेके आए, फिर हमने उनको मतलब, तो उनका बहुत दुख आया। आज वहाँ कारगिल के अंदर अमित भारद्वाज साहब के नाम से ब्रिज बनाया हुआ है। क्या बात है जी, ब्रिज बना। और उनकी बैंड से वेलकम करवाया था ब्रिज का, बहुत रिबन कटवाया था। नंबर 1 बात। नंबर 2, अमित भारद्वाज साहब भी अपने एक अकेले ही थे, सौरभ कालिया भी अकेला ही था। सौरभ कालिया के ये बेचारे की आंख भी निकाल ली थी और सिरिया गर्म करके, मतलब आतंकवादियों ने उनको, सौरभ कालिया जी को, पाकिस्तान वालों ने उसके आंखें निकाल ली, उसने टूटा नहीं। इतने बहादुर जवान हैं हमारे, वाकई में मतलब। और आप देख लो तो जो मुर्दा होता ना, वो भी शमशान घाट से उठ के मारने चलेगा। उनकी डेड बॉडी को देख लोगे तो आप, उनकी कमर के ऊपर नुसरत पोस्टों के नाम लिख दिए, भुट्टो पोस्ट, लोहे का सिरिया गर्म करके, तब भी उन्होंने नहीं टूटे। वो इतने बहादुर से लड़े हैं वो। और वो तो बस क्या बोल रहे हैं, वहाँ फिर अपना आपस में मतलब हमारा काफ़ी मतलब घमासान मतलब तो ये जो कारगिल का युद्ध हुआ कैप्टन साहब, ये कितने दिन चला हमारा? ये हमारा तकरीबन 29 दिन चला, 25 दिन। और लास्ट में सुनो, ये फौरजाट से स्टार्ट हुआ था, फौरजाट पर ही युद्ध खत्म हुआ है। कैसे, मैं बताना चाहता हूँ। हमारा बिफोर्स गन का गोला खत्म हो गया था, ये किसी को नहीं मालूम। हम ऑन ग्राउंड हमने बेरा है भाई, पिक्चर क्या है, शोले फिल्म देख की, जो गब्बर का क्या रोल है। वहाँ पे रहे हो, मतलब हमने रहे, मैं अल्फा कंपनी वो था, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर कमांडर था अल्फा कंपनी में। तो मेरा मतलब ये है, बिफोर्स का गोला खत्म हो गया। जिस टाइम हमने वार्निंग दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर या तो तुम पोस्ट खाली कर दो, नहीं तो हम वो करेंगे। पाकिस्तान वालों को आपने वार्निंग दे दी, आप लोगों ने, इंडिया ने वार्निंग दी। हाँ, फिर ये खाली करके बिफोर्स का गोला हमारा कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया। फिर ये दिल्ली से वहाँ पहुँचा 1 हफ्ते के अंदर। फिर हमारे को मैसेज मिल गया, गोला आ गया। मगर अभी देख लेंगे भाई, आपकी हिम्मत बढ़ गई, मतलब हिम्मत देखो, गोला बारूद। जब हम खेत में जाएंगे, डंडा ना होगा तो हम डरेंगे, बिल्कुल, डंडा होगा तो हम नहीं डरते भाई। हाँ बिल्कुल, पशु आ जाए, जेड़ी कुछ भी हो, मतलब हथियार होना चाहिए। और हमने बहुत, और फिर इधर साइड में 17 जाट थी, तोलोनिंग पहाड़ी के ऊपर 17 जाट ने आक्रमण किया। तो 17 जाट में क्या हुआ, जैसे ही पहाड़ी पे कब्जा किया ऊपर, तो पाकिस्तान वालों ने नीचे पहाड़ी के अंदर पोजीशन ले लिया, ये काउंटर अटैक बोलते हैं जिसको। उन्होंने अटैक ले लिया। तो उन्होंने कहा
जैसे बोलते हैं ना भाई, हाँ भाई तेरे पास क्या है, दया साहब मेरे पास राउंड ख़त्म हो गए, मेरे पास ये ख़त्म हो गया। नीचे वो सुन रहे थे, उन्होंने फिर काउंटर अटैक कर दिया। फिर 18 ग्रेनेडर चढ़ाए थे उनकी जगह, 18 ग्रेनेडर। तो वो उससे पहले 16 ग्रेनेडर थी। ठीक है। फिर ये मतलब वहाँ चढ़ी, फिर इन्होंने फिर 17 जाट की जगह फिर इन्होंने 17 जाट के भी मतलब काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। लेकिन हमारे जवानों में वैसे हम जैसे मदर टंग है हमारी, वहाँ भाई तेरे के पास कितनी गोली बच रही हैं, पहाड़ी है वहाँ आवाज़ तो गूंजती है। तो वो नीचे पोजीशन लेकर बैठ गए पहाड़ी के अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने फिर काउंटर अटैक करके उनको मतलब वो कर दिया। तो उसमें हमारा फिर नुकसान हुआ। फिर 18 सिपाही हमारे शहीद हुए होंगे उसके। हाँ, उस टाइम शहीद हुए। फिर उन्होंने काउंटर अटैक किया, फिर वो काफ़ी शहीद हो गए। फिर हम 18 ग्रेनेडर को उसकी जगह मतलब अटैक मारा। वहाँ पर क्या था, इतनी फौज थी हमारी, एक रेजिमेंट के एक आदमी के बदले में 4 आदमी थे लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए अजीत साहब खाली कर देते हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है भगवान की दया से, तो इनकी पोस्ट पर फिर मैं पहुँच जाऊँ, मेरी जगह फिर दूसरा, ऐसे नॉमिनेट थे। मतलब हमारे देश के जवान बहादुर और जेशोज और अफसर बहुत ही नीडर, और इसमें कोई शक नहीं। हमने पाकिस्तान के वो डेड बॉडी उठाई हैं, तो उनमें क्या था, एक फौजी एक सिविलियन, जेल जिसकी जेल हो जाती ना अपने 20 साल की होगी, एक वो था, एक फौजी था। ये ऐसे हमने मिले हैं वहाँ। तो पाकिस्तान वाले आर्मी वाले हमारे सामने कुछ नहीं। हमने पुंछ में भी उनके साथ थे, जलाश में, तो हमारे नागा रेजिमेंट के थे। हमने तो उनके साथ मतलब आपस में बातचीत भी, मतलब गोलियां गाड़ियां पुड़ियाँ चलती रहती थी हमारी। चलो जी, है ना। तो कैप्टन साहब एक बात तो है, जैसे कि एक तो पर्दे पे फिल्म देखना, और एक उस पर्दे पे जिस हीरो ने फिल्म वो रिलीज़ की है, जिसने वो करी है, उसके साथ में बैठ करके बातचीत करने का एक बड़ा ही अलग एक मतलब मोमेंट मैं कहूँगा। और रियली में जैसे आप बता रहे हो कि भाई एक सौरभ कालिया जी हमारे बहुत बड़े फौजी साहब हुए, जिन्होंने मतलब आंखें निकाल ली गई, तो आप बता रहे हो तो भी हमारी रूह काँप रही है कि यार मतलब इतने बड़े जाबाज हमारे फौजी भाई रहे हैं। तो आप सब देशवासियों को एक छोटा सा मैसेज तो मैं देना चाहूँगा कि यार कि जीवन में आप लोग कभी भी मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो एक दीपक हमारे फौजी भाइयों के लिए ज़रूर लगाओ। आज हमारा देश सुरक्षित है तो फौजियों की वजह से है। आज अगर हमारा देश अगर चैन की नींद ले पा रहा है, तो रियल में अगर हमारे देश के कोई हीरो हैं तो हमारे फौजी हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। तो इन सब लोगों की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। तो आप जो 200-250 रुपये की टिकट कटवा करके आप जो फिल्में देखने जाते हैं, फालतू की पार्टी करते हैं, तो एक बार कभी ना कभी जब मंदिर मस्जिद जाओ तो एक दीपक हमारे फौजी भाइयों के लिए ज़रूर होना चाहिए। सैल्यूट है कैप्टन साहब आप लोगों को। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ अपने देश वालों से। हाँ जी, हाँ जी भाइयों, फौजी आदमी चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, उनकी रेस्पेक्ट करो। आप 2 महीने घर छोड़ कर ले मत जाकर रह के आओ, मैं आपको सैलरी मैं दूंगा, मेरे घर आ जाओ भाई, ऑनलाइन भी भेज दूंगा, आप रह के आओ, नानी याद आ जाती है बेटे हमने वहाँ जो नौकरी करी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप इनको इज्जत दो फौजियों को। टोल टैक्स पे भी ऐसे बोलते हैं जैसे ये कोई डिफॉल्टर आ गए, अरे भैया उनको इज्जत दो। ठीक है। मैं कैप्टन साहब की बात को यहाँ पे बढ़ाना चाहूँगा। तो कैप्टन साहब का कहना ये है कि जैसे अब ये इनकी उम्र 80 साल की 80 साल हो गई। 80 साल की उम्र में एक आदमी ने, और एक आदमी ने, ये हमारे देश के फरिश्ते हैं जिन्होंने 32 साल बॉर्डर पे सेवा करी है, 3 युद्ध लड़े हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि साहब ऐसे कैप्टन साहब, ऐसा कोई भी फौजी हमें ट्रेन में मिले, बस में मिले, सड़क पे मिले, हमें इनको हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं फौजी लोगों की वजह से, इन्हीं हीरोज़ की वजह से आप और हम अपने घर में चैन की नींद सो पाते हैं। आपके बच्चे जो आज आराम से स्कूल में जा रहे हैं, कोई अटैक नहीं हो रहा, कोई बम नहीं गिर रहा, ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो हमारे फौजी भाइयों की वजह से हो रही है। तो कैप्टन साहब की अपील को मैं बढ़ाना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ जितने भी देशवासी हैं वो हमारे सभी फौजी भाइयों को रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें। अगर आप बस में हो, अगर हमारे कोई भी बुजुर्ग फौजी हैं या जवान फौजी भी है, अगर आप उनको सीट दे दोगे, आपका कुछ नहीं घटेगा साहब। देश का एक जवान अगर बैठ करके जा रहा है तो उससे हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारी इंसानियत बढ़ेगी। इस चीज़ पे ज़रूर मेरा पूरा हिंदुस्तान साथ देगा, मुझे पूरा यकीन है। कैप्टन साहब एक चंद एक सवाल है मेरे आपसे।
कि जो आपने बॉर्डर पे ड्यूटी करी, फौज में ड्यूटी करी, तो हमारे बहुत सारे नौजवान जो बच्चे हैं कुछ फौज की तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि उनको फौज में भर्ती होने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो बेटे, मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। बोलते हैं ना आईटी में नहीं ड्रिंक किया तो बचेगा नहीं। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। 3 आईटी काट चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैंने आज तक दारू फ्री मिलती थी हमारे टाइम पे डेली। मैंने आज तक उंगली दबो के भी नहीं पी है। फौजाट के जितने भी भाई सुन रहे हैं, फौजी भी, मेरे सीनियर अफसर भी, जूनियर भी, सब मैंने आज तक टच नहीं किए। कुछ नहीं बिगड़ रहा, लाल गज पड़ा हूँ, अभी भी खूब दौड़ता हूँ। ठीक है, एज है। एक तो सेहत बढ़ाओ, नंबर 2 वाहियात के नशे और वाहियात के खाने मत खाओ। जैसे चाउमीन, बर्गर, इनमें बढ़ जाते हो आप लोग, अपनी सेहत का भट्ठा उठा लेते हो। बेटे अच्छा खाना खाओ और फौज में ज्वाइन करो। फौज के यहाँ स्वाद नहीं है। देखो आज मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, पेंशन ले रहा हूँ, 2 पेंशन ले रहा हूँ, तो आर्मी की वजह से ले रहा हूँ। आप भी मेहनत करोगे। आर्मी में भी ऐसा नहीं है भाई अग्निवीर भर्ती कर दिए 4, नहीं, वहाँ भी अच्छा काम करोगे। जैसे मेरे 4 लड़के हैं, मैं देखता हूँ मेरा लड़का जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो मैं उसने आगे नहीं ले जाऊँगा। एक दिखे घटिया काम मत करो, अच्छे काम करो। और हर एक गाँव में आज भी इज्जत करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इज्जत अपने हाथ में है बेटे। मैं सभी समाज से यही बोलना चाहता हूँ, भाई फौजी की रेस्पेक्ट करो। फौजी क्या है, वो बेचारा अपना घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, उसका ये पता नहीं कि कल वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो अपना भाई मैं तो यही कहूँगा, नशे पाते में दूर रहो, जहाँ तक हो सके दौड़ो, फिजिकल फिट रखो। आज भी मैं फिजिकल फिट हूँ। बहुत बढ़िया। तो पूरे हिंदुस्तान आपको कुछ टिप्स मिली है कैप्टन साहब से। आपको जो है गलत खान पान नहीं करना है, बॉडी फिट रखनी है, माइंड को सही रखना है, गलत माहौल में नहीं जाना है। और अगेन कैप्टन साहब की अपील है कि आप फौजियों की रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें और आप गलत संगत और नशे से बचें। इसी के साथ में अब कैप्टन साहब मुझे एक और आपसे सवाल है कि आज के टाइम में जीवन, मुझे जो समझ में आता है, एक आदमी का लाइफ वो गड्ढे में जाएगी या आसमान में जाएगी, वो डिपेंड करती है उसके डिसीजन पे। कि एक डिसीजन, अगर एक आदमी का गलत डिसीजन उसको गड्ढे में ले जा सकता है, एक आदमी का सही निर्णय उसको बहुत ऊपर ले जा सकता है। और डिसीजन क्या होता है कि आजकल बहुत सारे जो हमारे युवा है वो प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और प्रेशर में बहुत सारे युवा गलत डिसीजन लेते हैं। और आपके लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए होंगे कि सामने आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, युद्ध चल रहा है, एकदम से प्रेशर में गोली चलाने का डिसीजन, अटैक करने का डिसीजन, एकदम से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रेशर में एक आदमी को सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए, इसकी कैसे हम प्रैक्टिस करें? देखो गुस्सा जो है ये भाई मेरे को मालूम है मेरे सामने दुश्मन है, अगर तू अलर्ट नहीं होगा तो तेरे को मार देगा। मौत से सभी को डर लगता है, कुत्ते को हम डंडा मारेंगे तो वो भी डरेगा। बिल्कुल है जी। तो हम इतने उस लोग कहते हैं नहीं, लेकिन हमारा हौसला आप रहता है। उसके बाद में फिर मैंने डिसीजन दिमाग से सोचना है, इतना इसको गोली कैसे मारनी है, कैसे इसके ऊपर अटैक करना है, ये अपना खुद का डिसीजन वो है। नंबर 2 लाइफ का भी डिसीजन होना चाहिए। मैं अभी पेंशन आए, मेरे को 25 साल हो गए, आज तक सुबह 4 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, शेविंग करता हूँ, और यहाँ को टोकने वाला नहीं। आर्मी में तो मानते हैं भाई फौजी आदमी को टोकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है दोस्तों, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा पेट खाली हो जाता है। ओके, पेट खाली होने से शरीर के अंदर जो गैस बनेगी ना, वो हमारी बॉडी को पैन करती है, चारों तरफ फैलती है, वो नुकसान करती है। तो सूर्य निकलने से पहले नहाओ धो, 4 दिन में आप आधे ठीक हो जाओगे। नंबर 3, कोई भी बाजार से आजकल वो पहले वाले फ्रूट नहीं आ रहे, उनको लाते हो अच्छी तरह वो धो धा के इस्तेमाल करो, और गर्म पानी में धो। बच्चों को मैगी से, रिन से अवॉइड करो। और भाई हौसला रखोगे, हौसले की लड़ाई है। अब आजकल के बच्चे क्या हैं, छो बोलते हैं हमारी भाषा में, छो जो है ना वो गंदा होता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 2 मिनट शांत हो जाओ और माइंड को थोड़ा वो रखो। 2 मिनट का गुस्सा बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। और जब आदमी बर्बाद कर लेता है तब उसका गुस्सा शांत होता है, तब उसको पता चलता है, तब उसको पता चलता है कि भाई मैंने ये गलत किया, क्या खो दिया मैंने। जैसे आपने मेरे को, अजीत साहब आपने मेरे को धमका दिया, ओके, मेरे को एक बार फील हुआ यार कैसे धमका दिया, लेकिन नहीं, 2 मिनट ठंडे हो जाओ, 2 मिनट सोचो,
आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है घर वालों पे, बच्चों पे, तो एक ठंडा गिलास पानी पी लो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क उससे एकदम माइंड कन्वर्ट होगा। माइंड नंबर 2, आजकल हार्ट हो रहा है, 30-30 साल के बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है। 40 साल का लड़का मर गया अभी, मेरे दोस्त का हार्ट फेल हो गया, स्कॉर्पियो ले रहा था, चलाते चलते गुड़गांव में 30 साल के हो गया। अरे 30 साल के में तो हम ब्याह गए थे, कहने का मतलब। अभी फिर क्या तुम आगे लाइफ पकड़ोगे? हमारे बूढ़े जो थे 100 साल तो ऊपर जिए हैं। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब ये जो आज हार्ट फेल हो रहे हैं उसकी एक वजह खान पान भी है, मिलावट भी है, नहीं, केमिकल भी है, जिसकी वजह से मतलब आज नए नए जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो गलत खान पान की वजह से, और आज हमारे खाने में ना मिलावट इस कदर कर दी गई है कि एक आम आदमी की पकड़ ही नहीं पा रहा उसके अंदर। अभी देखो, जैसे हमने खेत में धान बोए, हाँ जी, हाँ जी, हमने खाद मारा दबा के, धान तो निकाल लिए। अब पुराल जो है, हमारे टाइम पे पुराल नहीं खिलाते थे पशुओं को, गेहूँ खिलाते थे। गेहूँ में हम देसी खाद डालते थे गोबर का। हाँ जी, हाँ जी। आजकल ये केमिकल छिड़कते हैं। केमिकल से क्या है, पुराल पशु है बेचारा, वो तो बेजान है, पुराल को काट के खिलाते हैं। अभी आप ये बताओ वो दूध क्या होगा फिर? भाई पुराल के अंदर वो केमिकल गया, वो हमारे शरीर के अंदर गया। आज नए नए बच्चों को हार्ट फेल, कैंसर, माइंड के वो छोटे छोटे बच्चों को मिर्गी आ रही है। ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये कारण यही है। एक तो हमारा हम शुगर बहुत बढ़ रहा है। कारण क्या है इसका? हम गेहूं की रोटी खाते हैं। पहले क्या था, गोचनी रोटी खाते थे जिसमें जौ, चना, मल्टीग्रेन आटा हो गया हमारा, उसमें 4-5 आटे हो गए। आजकल क्या है, गेहूं की खाते हैं बच्चे। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसी के अंदर है। सबसे ज्यादा शुगर जो है गेहूं के आटे में है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है ना। और देसी खाने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो हिंदुस्तान कैप्टन साहब का अनुभव ये कह रहा है कि आप लोगों को गेहूं छोड़ देना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा यूज करें, ठीक है, गलत खान पान से बचें। अगर आप पशुपालन करते हैं तो कृपया करके आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पशुओं को गलत चारा ना जाए, जिससे कि केमिकल वाला दूध का उत्पादन ना हो। कैप्टन साहब, इसी के साथ में मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि अभी जब आप रिटायरमेंट ले ली, आप 25 साल से आप समाज के अंदर हो, तो आप अभी भी कुछ देश सेवा कर रहे हो या फिर घर पे रहते हो? नाउ एट प्रेजेंट आपकी क्या एक्टिविटी है? मैं समाज सेवा करता हूँ। मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ। किसी की शादी करा दी, किसी का रोड़ा हो रहा है वो सुलझा दिया, कोर्ट में चले गए, भाई नहीं ये करो, वकील साहब को बताया, नहीं भाई हमारा आदमी है। मतलब समाज सेवा करता हूँ समाज में, उसमें डेवलप करवा रात को जो सोता हूँ बगैर थेपड़े नींद आती है। किसी का भला करता हूँ ना, मन खुश होता है। बहुत अच्छा। आप किसी का बुरा करोगे आपका मन दुख पाएगा। बहुत बड़ी बात। ये मेरी सामाजिक सेवा एक्टिविटीज है। देखो साहब, अगर कोई सिविलियन आदमी होता, कोई टीचर रिटायरमेंट ले लेता या कोई और नॉर्मल क्लर्क पोस्ट पे होता, तो मैंने देखा कि बहुत सारे सिविलियन नौकरी करने के बाद में, रिटायरमेंट लेने के बाद में, कैप्टन साहब गांव में ताश खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, दारू पीते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं कुछ लोग। लेकिन आपको सैल्यूट है रियल में कि आपने 32 साल वहाँ भी सेवा की और आज समाज में रह करके भी आप समाज सेवा कर रहे हो, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो। देखो, ईसीएस से मैं एक दिन मेडिसिन लेके आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक आदमी मिला, अरे दैया साहब कहाँ गए थे? मैं कहा भाई दवाई ले आया हूँ। हाँ जी। बोला भाई फ्री मिल जाए हैं। अरे भाई 32 साल बालक छोड़ कर देख, तू मेरा फटेगा, घर बार छोड़ कर देख, माँ बाप छोड़ कर देख। फ्री नहीं है, उसके लिए 32 साल दिए हैं हमने। 32 साल देश के लिए दिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छा, फिर पूरी लाइफ तो बाहर काट के आ गए, अब आए हैं आप लोगों के पास। आप लोग सेवा नहीं, मतलब इज्जत नहीं दोगे तो फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहता हूँ नए छोरों से भी, भाई फौज में जाओ, फौज की ही नौकरी नहीं, दिल लगेगा। महाराज भी चारों तरफ इतना मतलब दोस्ताना है पूरे इंडिया के अंदर। महाराष्ट्र में चलो, नागालैंड में चलो, मिजोरम में चलो, कहीं भी चलो, एक फ़ोन मारूंगा तो या साहब का आदमी है, वो इज्जत करेंगे। लेकिन ये किस कारण है? आर्मी के कारण। आर्मी के कारण है, आर्मी के कारण। और सिविल में क्या है? ताश पीटनी है, कुछ नहीं है, तनैया पत्ती नहीं डली, तन वो नहीं, पूरे दिन बहसबाजी करनी। और समाज में भाई काम करो, सेवा करो। और अपना नए बच्चा से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बेटे अभी से तुम दौड़ना और ये फिजिकल वो करो। ठीक है। घर वालों को बोलो ड्राई फ्रूट खिलाओ, मेरे को ये खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैप्टन साहब, एक जीवन में एक बहुत बड़ी एक और समस्या आज समाज के अंदर आ चुकी है। वो समाज के अंदर समस्या का नाम है होपलेस हो जाना, एकदम से उम्मीद छोड़ देना। जो हमारे नौजवान हैं,
तो वो नौजवान क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं, नंबर कम आ गए, होपलेस हो गए, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई जीवन में हार मान जाता है, किसी को 2 बार 3 बार एग्ज़ाम की उसने तैयारी करी, उसका नंबर नहीं आया, तो वो कुछ बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमने भी अपनी थीम बनाई है वन लास्ट ट्राई, एक अंतिम कोशिश और। तो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक आदमी को कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? देखो, हमारे टाइम पर पंजाबी, संस्कृत और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट 6ठी क्लास में लाग गए थे। पंजाब होता था हमारे टाइम पे, प्रताप सिंह कैरो हमारा वो होता था। तो कहने का मतलब हम 6ठी में पढ़ते थे, ABCD याद होना, संस्कृत याद होना, लेकिन हमने हौसला नहीं आ रहे, हमने मेहनत करी, आगे तक पहुँचे, फौज में भी पढ़ाई करी, तो क्लास करी, अफसर बने, रैंक लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, उतराव चढ़ाव ज़िंदगी में आता है। सूर्य पूरब की तरफ निकलता है, पश्चिम की तरफ छिपता है। कभी भी हौसला मत तोड़ो, अपना मेहनत करो बेटे पढ़ाई के अंदर। ये सुनहरा जीवन है, 16 से लेकर के 22 तक का सुनहरा जीवन है। कभी भी ये मेरे को फौज में भर्ती नहीं आ रहा है, भर्ती क्यों नहीं आ, तू दौड़ लगा, और यही उम्र है, फिर हमारी उम्र में आ करके आप क्या दौड़ोगे? तो अभी से हौसला रखो, पढ़ाई में भी हौसला रखो। अगर मैंने इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, किसी की ईर्ष्या मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने उसमें झाँको और अपना मेहनत करो। बहुत बढ़िया, है ना। कैप्टन साहब का कहना ये है कि साहब जीवन में कभी हार नहीं मानो। अगर आप गिर गए हो तो दोबारा उठो, बार बार गिर रहे हो तो बार बार उठो। गिरने का मतलब हारना नहीं होता है, गिर के ना उठना हारना होता है। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया क्या था। बात है, आप सभी को पता है, इतिहास में हमारे को पढ़ाया है। कीड़ी दीवार के ऊपर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, चढ़ती है, गिरती है, एक दिन कामयाब होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोगों ने, भाई मैं तो यही कहूँगा, अपना बेटे कामयाब हो और देश का नाम ऊंचा करो, और आर्मी में जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। क्या बात है, बाद में और दूसरे धंधे पकड़ना, पहले आर्मी ये सबसे बेस्ट है। मैं तो ये कहूँगा, आज मैं रोटी खा रहा हूँ तो आर्मी की वजह से खा रहा हूँ। आर्मी से एक चीज और मिलती है कैप्टन साहब, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आर्मी का जो जवान होता है वो बाहर आकर के भी डिसिप्लिन में रहता है। अब आप ये बताओ अजीत साहब, हाँ जी, हाँ जी, मैं 25 साल मेरे को पेंशन आए न हो गया, आज भी मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। बिल्कुल। सुबह 4 बजे उठ कर नहा लेता हूँ, धोता। मेरे को टोकने वाला है कि साहब पीटी में जाना है या वहाँ जाना है, अब तो कोई कहने लेकिन वाला नहीं, ना कोई टोकने वाला, शेविंग नहीं की। हाँ। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे अच्छा 10 बजे उठते हैं, 9 एक बजे दिन उठते ड्रेस हैं। पहले, दूसरे दिन पैरूँ हाँ नहीं, जी। आज भी नहीं पैरूँ भाई, इसमें पसीने की समाइल हो जाए ना, दो और दूसरी दो। बिल्कुल। कैप्टन साहब, डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व है, क्या वो जरूरी है? जरूरी है। देखो, सिविल के अंदर मैंने एक ये बहुत बैड हैबिट देखी, साहब 8 बजे कल वहाँ चल लेंगे, ओके, 10 बजा देंगे, साहब यूँ रह गया, मैं नहान लागेंगे, और 8 बजे तो नहान लागेंगे, अगला वहाँ खड़ा है मेरे जी। हाँ, 2-2 घंटे इंतजार, 2-2 घंटे इंतजार करा। टाइम की कदर नहीं है। टाइम की कदर नहीं, टाइम की जिसको वैल्यू नहीं ना, वो आदमी कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। ये मेरे से लिखवा लो। आज आप कितने बजे उठते हो कैप्टन? मैं सुबह 4:30 और 4 के बीच में मेरे बाथरूम आने के देखना, वीडियो कॉल करके देख लेना, मैं नहाता पाऊंगा। मतलब 80 साल की उम्र में भी आप 4 बजे उठ जाते हो? मैं नहीं कहूँ, 4 बजे उठ कर देखो। मेरी टीम में कुछ बच्चे हैं कैप्टन साहब, 20-20 साल, 22-22 साल के बच्चे 9-9 बजे तक बेड पे रहते हैं, 8-8 बजे तक बेड पे रहते हैं। बेटे एक ही बताना, अरे कभी भी कुछ देखना, तो पूरे 6-6 घंटे दिन में सोते हैं वो। फिर सूर्य निकलने के पहले जो उठता है ना, भगवान भी देखता है उसके। भगवान ये बोलता, नाराज होता है सूर्य देवता भी, अगर भाई तुम अब तक पड़े हो, मैं तो उठ के बहुत ग्रहण कर चुका हूँ। भाई इंसान से ऊपर देव है, देव उठ चुके हैं। अब सूर्य, उसको नमस्कार करो, सूर्य को जल दो, भाई मैं उठ गया हूँ, ले। बिल्कुल बिल्कुल उसका, और एक सुबह उठते ही भगवान को आशीर्वाद दो, भगवान तूने नया जीवन दिया आज। बिल्कुल बिल्कुल। न तो रात को सोते रह जाओ, क्या करोगे? क्या बात। तो ये चीज़ होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठने की आदत बढ़ाओ। नहीं उठना है तो उठना, जैसे फौज में बोलते थे ना, 6 बजे रेंज पे फायर होगा तो होगा भाई, 6 से 5 नहीं होती थी, 6 बजे फायर शुरू हो जाता था। तो डिसिप्लिन एक मेंटेनेंस रखोगे, इसलिए फौजी आदमी डिसिप्लिन में रहता है, इसलिए वो फिट भी रहते हैं, फिट भी रहता है। और एक फौजी आदमी झूठ नहीं बोला कभी भी। क्या बात है जी, सिखाए नहीं जाते हैं। सिखाए नहीं जाता। अच्छा कैप्टन साहब, एक आपकी फौज में ना एक ट्रेनिंग भी होती रहती है, स्टार्टिंग में भी होती है, बीच बीच में भी होती है। आजकल के नौजवान बच्चों को ये बोला जाए कि भाई आपको सफल होने से पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
तो नो एनीबडी इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो कोई आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता। आपकी नज़र में कैप्टन साहब क्या ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है? देखो, जितनी हार्ड ट्रेनिंग लेंगे ओके। उतना हम सोना चमकेगा। सोना चमकेगा मतलब ये है, जैसे हमने उस्तादों की गाड़ी भी खाई है, लात भी खाई है। कितने महीने की ट्रेनिंग रही? 12 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारी। 12 महीने। तो जो आपको मतलब बंदूक वगैरह दी जाती हैं, हाँ, तो 12 महीने के बाद आपको ऑर्डर दिए जाते हैं? उसके 12 महीने में हमारे को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन से लड़ना, फौज की फिजिकल फिटनेस, ये वो सारा दौड़ना, सब ये हमारे को उसके अंदर सिखाते हैं। और ये जो कहते हैं ना, जिसकी हार्ड ट्रेनिंग होगी वो निखरेगा। तो उस्तादों के हमारे टाइम पे तो गाड़ी भी बकते थे, अनपढ़ फौजी होते थे हमारे टाइम पे। आजकल तो एजुकेटेड फौजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमने वो दिन देखा है भाई, हमारी जो खाकी हरी ड्रेस थी प्योर सूती होया करती, रंग कलब दे कर पहना करते। अच्छा कैप्टन साहब, ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूटी के दौरान कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है किसी भी सिपाही से, तो पनिशमेंट तुरंत मिलता है? आर्मी के अंदर अगर एक जवान गलती करता है तो उसको पनिशमेंट वहीं देते हैं, वहीं पे। हाँ। किसको आपकी लाइफ में 32 साल की लाइफ में कोई आपको पनिशमेंट मिला हो? मैं तो भाई होता है, 2-4 रुपये में पेश भी होया हूँ, बिगड़ी हुई बातें हमारे। मैं देहरादून में था 85 में, तो वहाँ एक अफसर के लिए हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा हो जाता है भाई, ये तो नौकरी करेंगे तो रामकार बिगलर था, ने बोला बिगलर बदवाओ हौलदारी तोड़ो इसकी। तो फिर वो मेरे जानने वाले अफसर आगे फटाफट बुलाते, या साहब कुछ नहीं होगा। मैं था कोर्स पे भेज दिया, वहाँ कोर्स कमांडर लग गया। कहने का मतलब ये लाइफ में स्ट्रगल आता है, उतार चढ़ाव आते हैं। उस टाइम क्या था, हम यंग थे, हमारे को गुस्सा आ जाता था। जैसे आपने मेरे को कुछ बोला अजीत साहब, बिल्कुल, मैं गुस्से में आपसे कैसे बोल दिया, आप मेरे सीनियर हो, आप बोलोगे डिसिप्लिन एक्शन लो। हाँ जी। तो ये आता है हर एक के साथ। मैंने इसलिए बोला ना, थोड़ा सा माइंड को 2 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो करके फिर आप चलो, तो कभी भी आप वो नहीं खाओगे। हमारे गिर साहब हैं, आज 90 साल के हो लिए, आज भी शेर दिल पड़े हैं मेरे। मतलब इतने अच्छे, कैथरी की लड़ाई में फाजिलका में ट्वाइस ही रहे हैं पलटन के। तो कहने का मतलब आदमी हौसला रखे। आज भी मेरे फाजिलका नहीं जा रहा था, मैं सर मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होने लग गया एज के अनुसार। तो बोला मेरे बहादुर आना है, तो भाई आज हम उनकी मोटिवेशन, ये इसे बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बात है। तो मैं फाजिलका गया, जबकि नए चाहते हुए दिसंबर के महीने में हम फाजिलका में कैथरी की लड़ाई का वो सही वो मनाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप एक चीज़ देखना कि एक फौजी इंसान रिटायरमेंट लेने के बाद में 25 साल के बाद में इनके कोई सीनियर रहे हैं, साथी रहे हैं, उन्होंने इनको 80 साल की उम्र में बुलाया और एक लाइन पे फौजी साहब वहाँ पे खड़े उतर जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो मम्मी पापा के कहने से, टीचर के कहने से, या डायरेक्ट सेलिंग में जो डाउनलाइन है वो सीनियर अपलाइन के कहने से, वो एक बार कहने से कोई काम नहीं करते हैं। तो सर आपको ये सीखना चाहिए कि अगर जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सर हमेशा अपलाइन इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट और सीनियर इज ऑलवेज राइट। तो उनके लिए हमें तुरंत खड़ा होना चाहिए और एक आज्ञाकारी स्टूडेंट ही एक दिन बहुत आगे चल करके एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा आइडियल बन सकता है। तो एक लास्ट आंसर और है हमारा आपसे साहब, कैप्टन साहब, कि अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, समाज सेवा आप कर रहे हो, ठीक है, कभी दारू नहीं पिया आपने, मांस मीट नहीं खाया आपने, कभी गलत आप चरण में नहीं रहे हो, देश की सेवा की है आपने, 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिससे कर्म अच्छे होते हैं तो परमात्मा उसको अगले जन्म में भी अच्छा जीवन देते हैं। अगर आप अगले जन्म में दोबारा फिर लड़के बनते हो तो क्या आप दोबारा आर्मी ज्वाइन करना चाहोगे? मैं अभी भी ये बोलता हूँ भगवान से, हे भगवान अगला जन्म भी मेरे को फौजी उसमें देना, फौज में ही जाऊँ। नंबर 2, मैं आज भी ये कहता हूँ हमारे को रिटायरमेंट के बजाय बॉर्डर पर ही रख लो। क्या बात है। हम वहाँ अभी भी फायर करने के लिए तैयार हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में मैंने बोला था कि भाई हम और कुछ नहीं था, अन्वेषण की ड्यूटी दे देंगे हम। भाई हथियार चलाना आता, जहाँ फौज का अन्वेषण पड़ा वहाँ ड्यूटी कर लेंगे। बॉर्डर पर हम चलो आगे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम ड्यूटी के लिए अभी भी अलर्ट थे, तैयार हैं। आज भी मैं बुलाए तो मैं तैयार हूँ, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ये जज्बा होना चाहिए। देखो दोस्तों, 80 साल की उम्र में एक कैप्टन साहब आज भी इनके मतलब कहते हैं ना कि यार
कैप्टन साहब की एक उम्र होगी लेकिन दिल आज भी जवान है, हौसले आज भी बुलंद है। आज भी कैप्टन साहब की आवाज़ में है ना वही 20 साल का एक जवान फौजी की है ना ललकार है। और आज भी फौजी कैप्टन साहब की मतलब एक ये इच्छा है कि आज भी देश पे कोई संकट आए, कोई ऑपरेशन हो तो 80 साल की उम्र में एक फौजी आदमी आज भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रेडी रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कैप्टन साहब कि एक फौजी रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट नहीं होता, मुझे जो लगा। आर्मी का आदेश होता है जो आदमी पेंशन आ गया 10 साल तक उसको बुला सकते हैं। नंबर 2, मैं नहीं ये कहता हूँ मैं 25 साल हो गए मेरे को बेशक बुला लो, मैं आ जाऊँगा, रोटी भी मत देना, मैं अपनी पेंशन में दिखा लूँगा। क्या बात। लेकिन क्या है, आर्मी हमारे लिए एक ऐसा मंदिर है हमारे लिए आज, जिसकी वजह से आज हम ठीक ठाक हैं, फिजिकल फिट हैं, बॉडी फिट है, क्योंकि हमारे उस्तादों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को जो शिक्षा दी हम उस पर आज खरे उतरे हैं। जैसे बोलते हैं ना, बुढ़े की बात का स्वाद आवड़े का स्वाद बाद में आता है। इसी प्रकार हमारे उस्तादों ने जो हमारे को ट्रेनिंग में घिसा है आज उसका हमें मज़ा आया। प्रमोशन लिए, सारे काम करे, सिर्फ ये अपने बुजुर्गों की वजह से, उस्तादों की वजह से। जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं वो कृपया करके इस लाइन को दोबारा से सुनना कि कैप्टन साहब ने बोला कि जितने भी हमारे उस्ताद रहे हैं, उस्ताद इनके सीनियर गुरुजन, और उन उस्तादों ने जितने भी इनको हार्ड ट्रेनिंग दी है, तो उस्ताद की वजह से, गुरु की वजह से और हार्ड ट्रेनिंग की वजह से ये 32 साल की नौकरी कर पाए, प्रमोशन ले पाए, लड़ाइयाँ लड़ पाए, एक अच्छा जीवन जी पाए। तो साहब आप चाहे फौज के अंदर चले जाओ, आप डायरेक्ट सेलिंग कर लो, आप बिजनेस के अंदर चले जाओ, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ, तो हर डिपार्टमेंट में एक अच्छे उस्ताद, अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और एक हार्ड ट्रेनिंग आपको हर डिपार्टमेंट में लेनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करना आप। तो कैप्टन साहब आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे पिता तुल्य हो, आप आशीर्वाद देना। हम भी बॉर्डर पे जा करके लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ सकते, एज ए सिविलियन समाज हित के लिए, देश हित के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई है कि हम अपने देश के नौजवानों को नशे से बचाएं, उनको क्राइम की दुनिया से बचाएं, आयुर्वेद से कनेक्ट करें, उनको लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और आप जैसे दिग्गज जो लीडर हैं हमारे, चाहे वो फौज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी लाइन के अंदर हो, आप जैसे लोगों की कहानियों के माध्यम से हम देश के युवा को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि यार आपको जीवन में हार नहीं माननी, आप अथक परिश्रम करके आप फौजी भी बन सकते हो, बिजनेसमैन भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आप जैसे लोगों को, महान लोगों को हम अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पूरे देश को आप पर गर्व है और हमें, हमारी छाती चौड़ी हो गई। आप जैसे फौजी इंसान बॉर्डर पर हैं तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारा भारत देश सुरक्षित है आप जैसे फौजियों के हाथ में। ये मेरी तरफ से सभी सीनियर फौजियों को और सलाम, और छोटे भाइयों को प्यार, और सभी देशवासियों से कोई गलती हो गई हो तो भाई अपना बड़ा भाई समझ के, अंकल समझ के भूल जाना। और हमारे अजीत बेटे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भाई, इतना तो हम फौजी आदमी है, सब्सक्राइब करना। बिल्कुल और बिल्कुल। और भाई हाँ, सैल्यूट है भाई सभी को, और बहुत बढ़िया। और आयुर्वेद की तरफ घुसो बेटे। मैं अभी तक भगवान की दया से मैंने आज ले जाकर लैब में टेस्ट करा लो, बिल्कुल फिट हूँ। दांत नकली हैं, आँख नकली हैं, बाकी ऑलरेडी फिट हूँ। क्या बात है ना, ये भी उम्र के लिहाज से भाई, एक उम्र के बाद में हो जाता है। हाँ ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जितने भी देख पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा, एक प्रेरणा मिली होगी। आपको अगर हमारी आज की पॉडकास्ट की जो इंट्रो है हमारे कैप्टन साहब का वो अच्छा लगा हो, इससे प्रेरणा मिली हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक हमारे देश के नाम के लिए, फौजी भाइयों के नाम के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइबर और एक शेयर जरूर करो। इस वीडियो को इतना 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 वायरल कर दो कि जो हमारे फौजी कैप्टन साहब ने जो 3 लड़ाइयाँ लड़ी है, तो हमारा एक लाइक और एक हमारा सब्सक्राइब, हम अपने फौजियों को वायरल करें, इनको रियल में हीरो बनाएं। और पूरा देश को जानना चाहिए कि यार एक फौजी इंसान कितनी कठिन भरी परिस्थितियों में अपनी लाइफ को आगे वहाँ पे लेकर के जाता है। और 30 साल, 32 साल, 25 साल के एक बहुत हार्ड एक नौकरी के बाद में एक फौजी भाई रिटायरमेंट लेकर के अपने गांव आता है। तो अगेन सभी हिंदुस्तान वासियों से मेरी अपील है, वो फौजियों की रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें। द फौजी हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की आन बान शान है।
जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नए पॉडकास्ट इंटरव्यू के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद साहब।